हेलो बच्चों, देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को आगे बढ़ाएंगे, बस एंड में है, आइसोमरिज्म बाकी है। बाकी हम बात कर रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। उसमें हमने कलर के बारे में बात किया था। कलर में जाते जाते एक पॉइंट और जानेंगे कि जैसे हमने ये तो कहा था कि कोई कंपाउंड कलर दिखाई पड़ता है, वो जब दिखाई पड़ता है जब विजिबल लाइट उस पर पड़े, विजिबल रीजन की लाइट 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम तक। बट जिस कलर की लाइट एब्जॉर्ब होती है वो कलर कंपाउंड का नहीं दिखता, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर इज विजिबल टू अस। तो ये बात भी लिख दो, कॉम्प्लीमेंट्री कलर is visible to us complementary color is visible to us when white light falls onto the particular compound। तो complementary color सर्किल होता है ये इस टाइप का। तो VI विप ग्योर इस टाइप से, ये है कॉम्प्लीमेंट्री कलर सर्किल। ये एक आइडिया प्रोवाइड करता है आपको कि कोई कंपाउंड कोई पर्टिकुलर कौन से कलर की लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है तो कौन सा कलर हमें दिखलाई पड़ेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर सर्किल है ये हेल्प करता है आपको प्रेडिक्शन ऑफ द कलर। अगर कोई ब्लू कलर की लाइट एब्जॉर्ब हुई है तो कलर कौन सा दिखाई पड़ेगा? ऑरेंज। इफ ब्लू लाइट एब्जॉर्ब then we see orange color of compound। अगर लाइट एब्जॉर्ब हुई है ब्लू वाली तो कलर दिखेगा ऑरेंज वाला। ऑपोजिट वाला जो सेगमेंट है उसका कलर, यदि येलो कलर की लाइट एब्जॉर्ब है तो इट विल अपीयर टू बी वॉयलेट इंडिगो, या फिर रेड कलर की लाइट एब्जॉर्ब हुई है तो इट विल अपीयर टू बी ग्रीन। सो लाइक दैट यू से, तो दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री कलर सर्किल। तो ये एक एप्लीकेशन था। खासकर याद रखना है कि चार्ज ट्रांसफर वाले केसेस में कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें भी मेटल टू लिगेंड ट्रांसफर या लिगेंड टू मेटल ट्रांसफर दोनों ही केसेस याद रखने हैं। और बाकी तो डी ब्लॉक के कंपाउंड्स में कलर का जो मेजर रीजन है दैट इज ऑल ड्यू टू द डी ट्रांसफर और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आफ्टर अब्जॉर्बिंग द विजिबल लाइट फ्रॉम T to G to EG if hexagonal approach या if octahedral approach is understood or used। दूसरा एप्लीकेशन है मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर आप समझते हो, ये हम पहले बात कर भी चुके हैं। मैग्नेटिक नेचर में कंपाउंड दो तरीके के होते हैं, डायामैग्नेटिक, आपको पता है नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वीकली रिपेल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगी ये। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक बैलेंस में रखो। बैलेंस मतलब वो तराजू जो होती है, तो मैग्नेटिक बैलेंस भी होते हैं, मैग्नेटिक फोर्सेस से हम उसको बैलेंस करते हैं। तो मैग्नेटिक बैलेंस के अंदर अगर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को रखो तो रिपल्शन के कारण उनके वेट में थोड़ी सी कमी आती है, अ स्लाइट डिक्रीज इन weight when placed in मैग्नेटिक बैलेंस। तो मैग्नेटिक बैलेंस में उनका वेट निकालते हैं तो थोड़ी सी कमी आती है बिकॉज ऑफ द रिपल्शंस फेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो लिखा है वीकली रिपेल्ड। जो प्रॉपर्टी डायमैग्नेटिक की है उसकी उल्टी प्रॉपर्टी हो गई पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से? हैविंग one or more unpaired electrons, weakly attracted in magnetic field, show a slight
increase in weight in magnetic balance. Show a slight increase in weight in magnetic balance. तो ये था मैग्नेटिक नेचर। कभी कभी क्वेश्चन में मैग्नेटिक नेचर देकर के भी क्वेश्चंस में आपसे चाहते हैं कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी का मतलब बॉन्ड्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं बिटवीन लिगेंड एंड सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होते हैं। लोन पेयर इज जनरली डोनेटेड बाय लिगेंड्स टू द सेंट्रल एटम। तो वो जो बॉन्ड बनता है कितना मजबूत है और उसका मेजर जो करते हैं दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेशन कांस्टेंट। आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ते हो आप फॉर्मेशन कांस्टेंट एंड इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट। फॉर्मेशन कांस्टेंट या स्टेबिलिटी कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा कॉम्प्लेक्स का, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो हायर इज फॉर्मेशन कांस्टेंट Kf ऑफ कॉम्प्लेक्स greater will be its थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी। तो फॉर्मेशन कांस्टेंट Kf जितना ज़्यादा थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब जैसे फॉर्मेशन कांस्टेंट हमने आयनिक में डिफाइन तो किया था। जैसे मान लो ये है सिल्वर आयन अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है। अमोनिया लिगेंड है एक्वस मीडियम में, ये रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। हालांकि ये रिएक्शन फॉर्मेशन कांस्टेंट काफ़ी ज़्यादा होता है तो फॉरवर्ड एरो काफ़ी बड़ा बनाते हैं। आप नहीं भी बनाओ तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपनी बात पूरी कह देगा। तो क्या बना Ag NH3 ट्वाइस प्लस। तो ये फॉर्मेशन कांस्टेंट बना, Kf बोलते हैं इसको। और ये क्या है Ag NH3 2 प्लस अपॉन Ag प्लस एंड NH3 का स्क्वायर कंसंट्रेशन का इक्विलिब्रियम पर। तो दिस इज कॉल्ड फॉर्मेशन और स्टेबिलिटी कांस्टेंट। फॉर्मेशन कांस्टेंट और स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ कौन से कॉम्प्लेक्स का, जिस कॉम्प्लेक्स को बनाया है उसे कंस्टिट्यूएंट लिगेंड एंड सेंट्रल एटम से। कौन सा Ag NH3 ट्वाइस प्लस। सो इस तरीके से तो फॉर्मेशन कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी रिएक्शन का अगर ज़्यादा है, फॉर्मेशन कांस्टेंट एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही तो है, किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब रिएक्शन इज हाईली शिफ्टेड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। और ऐसा तो जब ही होता है जब प्रोडक्ट्स आर हाईली स्टेबल, रिएक्शन उस दिशा में जाती है जहाँ पर ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट्स बनते हों। तो ये प्रोडक्ट काफ़ी स्टेबल है। स्टेबल है इसका मतलब सिल्वर आयन और अमोनिया के बीच में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है बाय डोनेशन ऑफ द लोन पेयर फ्रॉम द लिगेंड टू द सेंट्रल एटम इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं जिसकी वजह से स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। कभी कभी इसको उल्टा करके लिख देते हैं हम, इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट भी लिख देते हैं। फॉर्मेशन कांस्टेंट का रेसिप्रोकल कहलाता है इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट। हालांकि उसकी ज़रूरत आयनिक में ज़्यादा पड़ती है, यहाँ नहीं। अच्छा, कई बार स्टेप्स में भी हम रिएक्शंस लिखते हैं। स्टेप्स में कैसे? कई बार कॉम्प्लेक्सेस ऐसे बनते हैं जैसे Ag प्लस एक अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बना ले और क्या बना ले, जैसे ये Ag NH3 प्लस, इसे बोलेंगे Kf1 फर्स्ट फॉर्मेशन कांस्टेंट। और वो कंसंट्रेशन तो यही होगी Ag NH3 प्लस अपॉन Ag प्लस इंटू अमोनिया की कंसंट्रेशन, इस टाइप से। बट ये जो कॉम्प्लेक्स है कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में ज़्यादा स्टेबल होता है, फर्दर अमोनिया से रिएक्शन कर लेता है कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर 1 वाला।
अब बना लेगा AgNH3 ट्वाइस प्लस, इसे बोलेंगे KF2, और KF2 किसके बराबर हो गया? यही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, जैसा आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हो। इस टाइप से दोनों को जोड़ दो, अच्छी खासी लार्ज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये रिएक्शंस, तो ये कैंसिल आउट हुआ और ओवरऑल रिएक्शन हो गई 2NH3 और AgNH3 ट्वाइस, एंड KF इज नथिंग बट KF1 इंटू KF2। ये तो आप जानते हो, बेसिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम होते हैं, दो रिएक्शंस को जोड़ते हैं तो उनके इंडिविजुअल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का प्रोडक्ट नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बन जाता है। तो KF इज इक्वल टू KF1 इंटू KF2, ये वही KF है, ये फर्स्ट फॉर्मेशन कांस्टेंट, ये सेकंड फॉर्मेशन कांस्टेंट, एंड दिस इज कॉल्ड ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। तो इस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो KF जितना ज़्यादा, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, तो स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज क्वाइट हाई। बहुत सारे साइनाइड के कॉम्प्लेक्स, CO के कॉम्प्लेक्स अच्छे खासे हाईली स्टेबल होते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स वाले जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं जनरली ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि वो सिनर्जिक बॉन्डिंग भी शो करते हैं मैनी केसेस आउट ऑफ दैम। तो ये था थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अच्छा बच्चों, यहीं पे एक दो पॉइंट्स बड़े यूजफुल आते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले यहाँ तक की बात एक बार नोट करो, नोट इट डाउन। क्या स्टेबिलिटी में ही एक दो पॉइंट्स और आएंगे, जैसे मैंने कहा ना, सेंट्रल एटम और लिगेंड के बीच में बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा, कॉम्प्लेक्स विल बी मोर एंड मोर स्टेबल। तो अगर मान लो कोबाल्ट 3+ की कॉम्प्लेक्स की बात करें तो कोबाल्ट 2+ से ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा विद द सेम लिगेंड्स एंड सेम नंबर ऑफ लिगेंड्स। तो M3+, सेंट्रल एटम है ये, M सेंट्रल एटम फॉर्म्स more stable complex than M2+ for same type and number of ligands। जैसे एग्जाम्पल देखो, कोबाल्ट का अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बनाओ, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में बनाता है अमोनिया यूजुअली कॉम्प्लेक्स। ये ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट का अमोनिया के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मेंटेन किया, अमोनिया ही लिया, और ऑक्सीडेशन नंबर +2, मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स। क्यों? अच्छा, कोबाल्ट 3+ है, साइज छोटा है कोबाल्ट 3+ का। कोबाल्ट 3+ का साइज कोबाल्ट 2+ से स्मॉल साइज फैक्टर है यहाँ, स्मॉलर साइज है तो सेंट्रल एटम का जो वैकेंट ऑर्बिटल होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल, वो छोटे साइज का होगा, तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, और बॉन्ड लेंथ कम होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, तो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा बिटवीन सेंट्रल एटम एंड लिगेंड, अकॉर्डिंगली कॉम्प्लेक्स इज गोइंग टू बी मोर एंड मोर स्टेबल। तो जितना छोटा सेंट्रल एटम होगा, बॉन्ड लेंथ जितनी कम होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। तो मेन रीज़न यहाँ क्या है, कोबाल्ट 2+ का साइज कोबाल्ट 3+ का साइज छोटा है, इसलिए वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो फॉर्मेशन कांस्टेंट किसका ज़्यादा एक्सपेक्टेड है? कोबाल्ट 3+ वाले का कॉम्प्लेक्स। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं 3D सीरीज की बात करें तो हम कह सकते हैं कि साइज जितना छोटा, M2+ का साइज जितना छोटा, अगर सेम ऑक्सीडेशन स्टेट हो मान लो, तो इस तरीके से कह सकते हैं, जैसे मैंगनीज 2+, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक 2+, 2+, 2+, 2+, 2+। अगर फेरस आयन का कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल है, बट कॉपर 2+ इज मोर स्टेबल देन जेरन 2+। ये स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस हैं। ऑर्डर ऑफ
स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस विद सेम टाइप एंड नेचर ऑफ लिगेंड्स। स्कैंडियम क्यों नहीं लिए? स्कैंडियम +2 शो ही नहीं करता, टाइटेनियम वगैरह ले सकते हो, चलेगा, कोई बात नहीं। दिस इज कॉल्ड इरविंग विलियम्स सीरीज। इसे बोलते हैं इरविंग विलियम्स सीरीज। नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, साइज फैक्टर है। साइज जितना छोटा स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा। स्टेबिलिटी का मतलब यहाँ थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, मैंगनीज 2+ का कॉम्प्लेक्स से ज़्यादा स्टेबल है फेरस का, साइज छोटा है। कोबाल्ट 2+ मोर स्टेबल, निकल 2+, कॉपर 2+ मोस्ट स्टेबल। कॉपर 2+ इज मोर स्टेबल देन जेरन 2+। क्यों? एक्सेप्शन है, साइज जिंक का थोड़ा सा बड़ा होता है, तो जेरन 2+ का साइज थोड़ा सा कॉपर 2+ के साइज से बड़ा है। तो साइज फैक्टर के बेसिस पर यू टॉक अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। चलो, ये पॉइंट तो यूजफुल है ही। एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, जिसे बोलते हैं हम एंट्रोपिक इफेक्ट और किलेट इफेक्ट। क्या है वो? पहले यहां तक की बात नोट करेंगे। थर्ड पॉइंट इसी में, स्टेबिलिटी में, किलेट इफेक्ट और एंट्रोपिक इफेक्ट। जैसे एग्जाम्पल देखो, मान लो कोबाल्ट का अमोनिया के साथ ही कोई हम कॉम्प्लेक्स देखते हैं 3+। आप इन से रिएक्शन कराओ एथिलीन डाइअमीन, जो कि एक बाइडेंटेट लिगेंड है। बाइडेंटेट लिगेंड से रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा? डिस्प्लेस करेगा और ये बना देगा EN थ्राइस 3+। ऑफ कोर्स ये एक्वस सॉल्यूशन है, तो सब एक्वस फेज में रिएक्शन हो रही है और साथ में 6 अमोनिया फ्री हो गए। अच्छा, ध्यान से देखो, यहाँ इफेक्टिवली कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 3 और 1 4, 4 मॉलिक्यूल्स। यहाँ इफेक्टिवली कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 7 मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में बहुत बढ़ रहे हैं, तो एंट्रोपी विल इंक्रीज। तो डेल्टा G क्या होता है? डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। डेल्टा S इज हाईली, आपको ये बात तो पता ही है कि कोई रिएक्शन अगर फॉरवर्ड जानी है और ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाना है, प्रोडक्ट में लेके जानी है रिएक्शन, तो डेल्टा G शुड बी मोर एंड मोर नेगेटिव। डेल्टा G शुड बी highly negative, should be highly negative. Delta G should be highly negative for high stability of complex. प्रोडक्ट्स ज़्यादा स्टेबल होने हैं, मतलब प्रोडक्ट वाला कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होना है, तो डेल्टा G शुड बी हाईली नेगेटिव। तो डेल्टा H एक तो डिजायरेबल है कि नेगेटिव हो और एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव हो, क्योंकि टेम्परेचर तो केल्विन में है तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो आप क्या चाहोगे डेल्टा G नेगेटिव के लिए? पहला टर्म भी नेगेटिव हो, दूसरा भी नेगेटिव हो। जब तो हम थर्मोडायनेमिक्स में ये बात कॉमनली कहते हैं कि किसी रिएक्शन का डेल्टा G अगर ज़्यादा नेगेटिव करवाना है, प्रोडक्ट को बहुत स्टेबल बनवाना है, तो reaction should be exothermic and entropy change should be positive, and entropy change here is highly positive. प्रोडक्ट में अगर गैस के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा बन रहे हैं रिएक्टेंट्स के कंपैरिजन में और काफ़ी अच्छा खासा डिफरेंस है, तो एंट्रोपी विल इंक्रीज। एंट्रोपी इंक्रीजेस मींस डेल्टा एस इज हाईली पॉजिटिव। एंट्रोपी चेंज हाईली पॉजिटिव होने की वजह से सेकंड वाला टर्म भी नेगेटिव, फर्स्ट वाला टर्म तो जितना नेगेटिव है वो तो है ही, ठीक है। तो डेल्टा जी बिकम्स हाईली नेगेटिव एंड द प्रोडक्ट्स आर हाईली स्टेबल, रिएक्शन मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो एक तरीके से सच काइंड ऑफ रिएक्शंस आर गवर्न्ड बाय एंट्रोपी चेंज, इसलिए इसे बोलते हैं एंट्रोपिक इफेक्ट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि CO EN thrice 3+।
ज़्यादा स्टेबल है CO NH3 6 3 प्लस, मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स। और रीजन क्या हुआ? तो कहने का मतलब ये हुआ कि कॉम्प्लेक्स विच कंटेन्स chelating rings are more stable. Complexes which contain chelating rings are more stable complexes. अच्छा, chelating rings जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा। ऑल्सो chelating rings, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आता है। chelating rings जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स उतनी ज़्यादा। तो कॉम्प्लेक्सेस विच कंटेन chelating rings आर मोर स्टेबल, एंड chelating rings होने की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ती है। उसका रीजन ये होता है एंट्रोपी के फैक्ट। एंट्रोपी इज डोमिनेंट फैक्टर हियर, तो एंट्रोपी चेंज इज डोमिनेंट फॉर दिस रिएक्शन। डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज गवर्न्स दिस रिएक्शन। एंट्रोपी चेंज गवर्न्स दिस रिएक्शन। तो बच्चों इस तरीके से बोलते हैं हम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे बोलते हैं किलेट इफेक्ट और एंट्रोपिक इफेक्ट। तो किलेटिंग रिंग्स जितनी ज़्यादा होंगी कॉम्प्लेक्स विल बी मोर स्टेबल, और किलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस एक तरीके से स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं टू द पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स। तो बच्चों ये थे कुछ पॉइंट्स रिगार्डिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। हो गया, बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर ओवर। नाउ यू आर फ्री टू सॉल्व एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द बॉन्डिंग थ्योरीज। मेजर पार्ट यही था चैप्टर का, आप देख भी रहो कितना टाइम लगता है। अब बात आती है आइसोमरिज्म, द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। नोट करो यहां तक की बात और हेडिंग लिखो, आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आइसोमरिज्म में थोड़ा सावधान रहना होता है, आपको केयरफुल होकर के पढ़ेंगे। तो लिखो आइसोमरिज्म इन आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आइसोमरिज्म की अगर बात करते हैं तो बच्चों जैसे आप जानते हो आइसोमरिज्म का मतलब जनरली तो एक्सप्रेशन यही होता है कि फॉर्मूला इज सेम बट कंपाउंड्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैविंग द सिमिलर फॉर्मूला। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का मतलब लिगेंड्स स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, कनेक्टिविटी ऑफ द लिगेंड्स इज डिफरेंट, and this could be like ionization isomerism, ligand isomerism, linkage isomerism, coordination isomerism, and ligand isomerism. स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो, स्ट्रक्चर इज डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ लिगेंड्स। कनेक्टिविटी डिफरेंट होती है। दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमरिज्म। मेन क्वेश्चन तो स्टीरियो से ही आते हैं। स्टीरियो आइसोमरिज्म ये थोड़ा सावधानी से पढ़ना होता है। स्टीरियो आइसोमरिज्म, अच्छा स्टीरियो आइसोमरिज्म ये भी दो टाइप का। स्टीरियो आइसोमरिज्म में क्या होता है, कनेक्टिविटी ऑफ द लिगेंड्स इज सेम बट ओरिएंटेशन इज डिफरेंट।
कनेक्टिविटी इज सेम बट द ओरिएंटेशन इज डिफरेंट। कट तो नहीं गया राइट साइड में, एक बार जरा चेक कर लो, नहीं बच गया, ठीक है। स्टीरियो भी दो टाइप के, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। चलो भाई बच्चों, वन बाय वन, फर्स्ट लेट अस टेक अप द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अगली स्क्रीन पर जाएंगे, हेडिंग लिखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जिसमें मान लो पहले वाले जो क्या था वो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। वो नाम से मालूम पड़ रहा है, आयोनाइजेशन आइसोमर्स का मतलब ऐसे आइसोमर्स का फॉर्मूला सेम है बट पानी में डुबोने पर इनके सॉल्यूशंस अलग अलग तरह के आयंस फर्निश करते हैं। फर्निश सच आइसोमर्स furnish different ions in solution. Such isomers furnish different ions in solution. अलग अलग आयंस सॉल्यूशंस के अंदर फर्निश करते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स एंड काउंटर आयंस। ड्यू टू exchange of counter ions with ligands। हालांकि लिखने में थोड़ा सा अजीब लगता है बट एग्जाम्पल देखो तो बड़ा आसान होता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, मान लो यही ले लो, CrH2O3Cl3, बल्कि कैसे ले लो 4Cl2Br। अब मान लो ये कॉम्प्लेक्स है, क्रोमियम इज प्रेजेंट इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ब्रोमाइड आयन अंदर जाए और क्लोराइड आयन बाहर हो, तो क्रोमियम H2O4 BrCl और एक Cl बाहर आ गया। दोनों के फॉर्मूले सेम हैं बट दोनों अलग अलग सॉल्यूशंस में अलग अलग आयंस देंगे। टूटने के बाद ये ब्रोमाइड आयन देगा और मान लो सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराई तो पहला वाला कंपाउंड जो है वो AgBr का येलो पीपीडी बनाएगा, दूसरा वाला AgCl का व्हाइट पीपीडी बनाएगा। तो दोनों कंपाउंड अलग अलग हैं, प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी, तो दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? बोथ आर व्हाट? आयोनाइजेशन आइसोमर्स। कहलाएंगे बोथ आर आयोनाइजेशन आइसोमर्स। ऐसे होते हैं हाइड्रेट आइसोमर्स। ये हाइड्रेट आइसोमर्स भी जो है ना वो आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म जैसा ही है, बस वाटर लिगेंड्स आर एक्सचेंज्ड विद काउंटर आयंस। तो वाटर लिगेंड्स आर एक्सचेंज विद काउंटर आयंस। अच्छा, वाटर लिगेंड्स क्यों? वाटर बाहर जा सकता है क्या? हाँ, मैंने कहा था न्यूट्रल मॉलिक्यूल में काउंटर आयंस के साथ अपनी ज़िंदगी जो गुजार सकता है, काउंटर आयंस के साथ बाहर रह सकता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर रह सकता है, वो वाटर ही है। थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट कैन कनेक्ट। तो जैसे इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, ये लिया भी था हमने, अगर तुम ध्यान दो, पढ़ रहे हो, मुझे सब याद रहता है मैंने क्या पढ़ाया है, आपको भी ध्यान रहना चाहिए क्या चीज़ पढ़ाई गई है। DPP शीट सॉल्व करें, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो Cr जैसे H2O6 Cl3, ऐसा हो सकता है कि Cr H2O5 Cl एक अंदर जाए, Cl2 दो, एक H2O बाहर आ जाए। ऐसा भी हो सकता है Cr H2O4 Cl2, दो Cl अंदर आ गए, एक Cl बाहर रह गया, 2H2O। ये सभी का फॉर्मूला सेम है। क्या है ये? हाइड्रेट आइसोमर्स।
तो देखो वाटर लिगेंड था या 6 के 6 वाटर लिगेंड्स और तीनों क्लोराइड आयन काउंटर आयंस थे, एक वाटर बाहर आ गया और एक क्लोरीन अंदर चला गया। तो क्लोरीन इज नाउ बिहेविंग एज ए लिगेंड एंड वाटर इज सर्विंग एज ए काउंटर आयन। काउंटर आयन तो नहीं है, आयन तो नहीं है तो मॉलिक्यूल भी, बट सिटिंग अलॉन्ग विद द काउंटर आयंस। तो हाइड्रेट आइसोमर्स है ये, मतलब वाटर, हाइड्रेट का मतलब ही होता है वाटर। तो पानी जो है अंदर बाहर मूव कर सकता है, इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। So ultimately it is nothing but a type of ionization isomerism. नोट करो now third one, linkage isomerism. लिंकेज आइसोमरिज्म जब अराइज होता है जब एटलीस्ट वन एम्बिडेंटेट लिगेंड इज प्रेजेंट। अराइज व्हेन एटलीस्ट वन एम्बिडेंटेट लिगेंड तो ये आइसोमरिज्म जब अराइज होती है जब एक एम्बिडेंटेड लिगेंड कम से कम हो। अच्छा क्या होता है, अलग अलग कनेक्टिविटी आती है। जैसे एग्जांपल लेके बात समझो तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। जैसे COH2O4 मान लो SCN ट्वाइस Cl, ये कोई कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट 3+ का, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, SCN ऐसा भी हो सकता है, S डोनर हो, और NCS N भी डोनर हो सकता है। थायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट पढ़ा चुके हैं नॉमेनक्लेचर में जब बात कर रहे थे। तो ये ऐसा हो सकता है COH2O4 NCS ट्वाइस, मतलब इस तरीके से अगर लिखते हैं ना हम NCS ट्वाइस, N को पहले लिख रहे हैं इसका मतलब N इज द डोनर, और S को पहले लिख रहे हैं तो S इज द डोनर। एंड Cl दोनों अलग अलग कंपाउंड हैं। CO बॉन्ड स्ट्रेंथ अलग अलग होंगी, प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी, बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होंगे, विस्कोसिटी अलग अलग होगी एंड ऑल दैट। 4 ऐसा भी तो हो सकता है एक SCN की तरह बिहेव करे, एक NCS की तरह बिहेव करे। तो ये आपस में तीनों क्या कहलाएंगे, ये आपस में तीनों कहलाएंगे लिंकेज आइसोमर्स। लिंकेज आइसोमर्स। एम्बिडेंटेट के एग्जांपल्स याद है ना, CN-, SCN-, CNO-, NO2-, दीज आर द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ द एम्बिडेंटेट लिगेंड्स। सब लिखे हुए हैं आपके पास, पढ़ाया हुआ है, सब याद होगा आपको। ऐसा नहीं, मैं तो मतलब मैं जस्ट बीच बीच में रिवीजन के लिए बोलता हूँ कि ये पॉइंट याद तो आ रहे हैं ना एकदम, यू आर एबल टू रिकलेक्ट विद इन सेकेंड्स और फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स ना, हाँ देन ओके। नहीं, रिवाइज प्रॉपरली, पढ़ो प्रॉपरली। Fourth comes coordination isomerism. अच्छा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म जब अराइज होता है जब कैटायनिक पार्ट भी कॉम्प्लेक्स नेचर का हो। कॉम्प्लेक्स नेचर मतलब उसमें सेंट्रल एटम लिगेंड्स हों और एनायनिक पार्ट भी कॉम्प्लेक्स में हो। तो अराइज व्हेन both cationic and anionic parts of complex of compound लिख दो, are complex। कॉम्प्लेक्स इन नेचर का मतलब हैविंग सेंट्रल एटम एंड लिगेंड्स। जैसे ये एग्जांपल, जैसे CONH3 6 CrCN6, मान लो कोबाल्ट भी +3 में है और क्रोमियम भी +3 में है। जरा एग्जांपल को देखो, हमेशा कंपाउंड में अगर 2 पार्ट है तो पहला पार्ट कैटायन होगा, दूसरा पार्ट एनायन होगा ही होगा। तो CONH3 6 एंड CrCN6
कोबाल्ट +3 में है तो इस पर +3 चार्ज है यहाँ और इस पर -3 चार्ज है। साइनाइड के ऊपर -1 चार्ज होता है, पता है हमें। अच्छा, ये होगा कब? सेंट्रल एटम या लिगेंड्स के एक्सचेंज से बनेंगे। ये सेंट्रल एटम एंड लिगेंड्स के एक्सचेंज से बनेंगे। तो एक्सचेंज कराओ तो कैसे हुआ? कोबाल्ट NH3 5, एक CN इधर आ गया साइनाइड लिगेंड, ठीक है, और एक अमोनिया इधर आ गया तो क्रोमियम NH3। फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं आया, स्ट्रक्चर चेंज हो गई और 2 ट्रांसफर करवा लो। और यहां क्या? क्रोमियम। इस टाइप के लिगेंड्स तो ये भी हैं। 3 ट्रांसफर करा सकते हो क्या? नहीं करा सकते। अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट? 3 ट्रांसफर कराओ तो देखो ऐसा हुआ। No, it does not exist. नहीं करता भाई एग्जिस्ट। ये नो डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट नहीं करता? क्यों? क्योंकि कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, इसका चार्ज 0 हो गया, इसका भी चार्ज 0 हो गया। NaCl लिखते हो तो वहाँ सोडियम और क्लोरीन एटम नहीं है, वो सोडियम कैटायन है और क्लोराइड एनायन है वो। तो अगर किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अगर 2 पार्ट होने हैं तो पहला पार्ट कैटायन होना ही होना है, दूसरा पार्ट एनायन होना ही होना है। तो ये न्यूट्रल पार्ट बन गए। पहला कैटायनिक पहला पार्ट भी न्यूट्रल, दूसरा भी न्यूट्रल। नहीं, ऐसे नहीं बनता। नो नो, इट डज नॉट हैपन। अगर किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में या किसी भी कंपाउंड में 2 पार्ट हैं तो पहला कैटायनिक होगा ही होगा, दूसरा एनायनिक होगा ही होगा। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट। हाँ, 4 ले आओ 4 ले आओगे तो ये एनायनिक बन जाएगा और ये क्रोमियम वाला पार्ट कैटायनिक बन जाएगा। तो इसे पहले लिख लो। कैटायनिक तो हमेशा पहले ही लिखेंगे। तो NH3 4 ले लो, CN ट्वाइस, दिस इज ऑल राइट। और ये कोबाल्ट NH3 ट्वाइस, CN4। यस इट एग्जिस्ट, यस इट एग्जिस्ट। ये वाला एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहां से एक बात और सीखी आपने कि कोई भी किसी कंपाउंड के अगर 2 पार्ट हैं तो पहला कैटायनिक और दूसरा एनायनिक होना ही होगा। एंड द लास्ट वन इज कोऑर्डिनेशन के बाद में लिगेंड आइसोमरिज्म। लिगेंड आइसोमरिज्म में कई बार लिगेंड इटसेल्फ शोज आइसोमरिज्म, अगर वो ऑर्गेनिक नेचर के हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो आइसोमरिज्म खुल के शो करते हैं ना। नोट करो ये पॉइंट। Ligand isomerism, when ligand usually organic compound itself shows isomerism। जैसे क्या? मान लो जैसे ये CH2 CH2 CH2, मान लो ये लिगेंड हो और इसी का आइसोमर कौन हो जाए? CH3 CH और ये CH2 NH2 NH2। जरा ध्यान से देखना, दोनों आइसोमर्स हैं। ये लिगेंड और ये लिगेंड क्या है? ये लिगेंड शोज आइसोमरिज्म। लिगेंड इटसेल्फ शोज आइसोमरिज्म। तो इस तरीके से आप कहते हो, आप इसे बोलते भी हो। ये लिगेंड कौन सा है? TN, ट्राइमेथिलीन डाइयमीन। और ये कौन सा है? PN, प्रोपिलीन डाइयमीन। पढ़ा चुके हैं। प्रोपिलीन डाइयमीन
ट्राईमिथाइलिन डायमीन, प्रोपिलीन डायमीन, इस तरीके से। समझ में आ गई बात? तो ये इस तरीके का नेचर था। ये था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। डेफिनेशन बेस्ड है, क्वेश्चन आएगा तो आप बड़ी आसानी से कर लोगे। मेन जो दिमाग लगाना पड़ता है बच्चों को वो ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म लगाना पड़ता है। थोड़ा केयरफुल होकर के पढ़ेंगे। पहले यहाँ तक की पूरी बात नोट करो। चलो भाई बच्चों, अब बात करते हैं हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। तो हेडिंग लिखो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 दोनों की बात करेंगे। 6 थोड़ा सा बिट कॉम्प्लेक्स होता है, नहीं मुश्किल नहीं होता। थोड़ा सा सिस्टमेटिकली समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट शुरुआत करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से, चीज़ें थोड़ी आसान होती हैं। तो लिखो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में पहले लेते बात हम चलिए करेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की। तो CN4, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अच्छा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं तो CN4 है। तो ध्यान दो, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में 4 लिगेंड्स 109 डिग्री 28 मिनट पे होंगे। एग्जैक्टली जरूरी नहीं है कि सेम एंगल पे हों। चारों लिगेंड सेम होंगे तो सेम एंगल पे होंगे। और लिगेंड्स की नेचर अलग अलग है, अलग अलग टाइप के लिगेंड्स है, तो रिपल्शन बिहेवियर थोड़ा बहुत अलग अलग होगा, बट एंगल मोर और लेस वुड रिमेन सेम। तो आप अगर पोजीशन चेंज करोगे किसी लिगेंड की एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे, तो रिपल्शन बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो दे विल नॉट शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो याद रख लो कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होती, बट दे में शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डिपेंडिंग अपॉन द एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। तो लिखेंगे इस बात को, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, but may show ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, बट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है। ज्योमेट्रिकल क्यों नहीं, मैंने कहा ना, जैसे ये मान लो सेंट्रल एटम M है, ये लिगेंड, ये लिगेंड, ये लिगेंड, ये लिगेंड। ऑफ कोर्स ये वेज एंड डैश डायग्राम से बना पाओगे आप, क्योंकि टेट्राहेड्रॉन के 2 ही बॉन्ड्स एक प्लेन में आ सकते हैं, चारों नहीं आ सकते। और ये जो बॉन्ड एंगल है, दीज आर ऑल 109 डिग्री 28 मिनट आइडियल बॉन्ड एंगल। अब मान लो ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, ये L4 है। L4 उठा करके आपने मान लो L2 वाली पोजीशन पर रख लिया, देन हाँ थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया था। तो कहने का मतलब ये है कि अगर L4 को उठा के L2 वाली पोजीशन पर रखो तो भी तो L4 यहाँ से यहाँ आ गया, तो भी वो बाकी के 3 बॉन्ड्स पर रिपल्शन तो सेम ही मारेगा ना। तो रिपल्शन बिहेवियर डज नॉट चेंज। सो वेन एवर रिपल्शन बिहेवियर इज चेंजिंग, देन ओनली यू हैव द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, अदरवाइज नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल नहीं शो करते। हाँ, ऑप्टिकल शो कर सकते हैं। अच्छा, ऑप्टिकल में तो आप जानते हो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, POS। प्लेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप खूब पढ़ते ही हो। यदि किसी कंपाउंड में एक भी कम से कम एक भी अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, तो उसके अंदर सिमेट्री एलिमेंट्स आ गए और वो ऑप्टिकल शो नहीं करेगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं करेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहाँ शो होगी, जहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो। तो कंपाउंड्स विच डू नॉट हैव एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री can show optic or will show optical isomerism. They will rotate the plane polarized light either into the left side or right side or dextro or levo compounds. Accordingly, जरा कंपाउंड को देखें एक बार। मान लो ये कंपाउंड है, टेट्राहेड्रल कंपाउंड की बात कर रहे हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, OI मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म।
अच्छा, इस पूरे एनालिसिस में हम छोटे ए बी सी डी ये यूज करेंगे मोनोडेंटेट लिगेंड्स। ए बी या ऐसे ए बी बी सी सी ये होंगे सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स। ए बी सी डी ई एफ ये सब कहलाएंगे अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स। अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स। अनसिमेट्रिकल इसलिए या तो डोनर अलग अलग हैं या रिंग जो है वो इक्वली बाइसेक्ट नहीं हो पा रही है। सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड के एग्जांपल जैसे ईन, इस तरह का बहुत कॉमन एग्जांपल है। ईन इज एन एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। तो इस तरह के एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। यूरिया भी ले सकते हैं। तो ईन इज अ वेरी कॉमन एग्जांपल। और अनसिमेट्रिकल का एग्जांपल जैसे GLY माइनस, जैसे PN एटसेट्रा, ये है अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स। ये सिंबल हम फॉलो करने वाले हैं। मान लो सभी 4 लिगेंड्स ही तो हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। तो मान लो जैसे Ma4 है, नहीं कोई नहीं है, चारों नो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, चारों सेम ही लिगेंड्स हैं। पोजीशन चेंज भी करोगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आर मल्टीपल प्लेन ऑफ सिमेट्रीज आर अवेलेबल। A3B नो डज नॉट शो, A2B2 नो डज नॉट शो। सर कैसे है, आपने तो कह दिया डज नॉट शो। जरा देख लो, M A2B2 A B या A ही ले लो, चलो ये A B B। कई बार लगता है कि सर ये तो शो कर देगा, कैसे शो कर देगा? मल्टीपल प्लेन्स ऑफ सिमेट्रीज हैं। आपको पता है कि टेट्राहेड्रल के 2 बॉन्ड्स हमेशा प्लेन में आ सकते हैं। तो आप एक ऐसा प्लेन लो, प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करने के लिए ऐसा प्लेन लो जिसमें MB बॉन्ड आ गए और उस प्लेन में दोनों MB बॉन्ड आ गए, उस प्लेन से कट मारो तो ये MA बॉन्ड और MA बॉन्ड बाइसेक्ट हो गया। MA बॉन्ड बाइसेक्ट हो गया। बाइसेक्ट हो गया तो 2 सुपर इम्पोजेबल इमेजेस आ गई। हैविंग द प्लेन ऑफ सिमेट्री डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। बल्कि एक काम करो, मेरे पास ये देखो 4 पेन हैं, ये रहे लो। मैंने टेट्राहेड्रॉन बनाने की कोशिश की है। ये रही टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ये रही 109.5 डिग्री, 109.5, 109.5 सब सारे एंगल जो हैं वो 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स के वाले हैं। यहाँ जाओ, ये रहा, ये यहाँ सेंट्रल एटम M है, दिख रहा है? ये A है, ये A है, ये B है, ये B है। एक काम करो, ये वाला प्लेन लो, ये हथेली, ये जो पाम है, हाथ, ये इस MB वाला एक प्लेन लो, प्लेन से कट मार दो। इस प्लेन ऑफ ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो प्लेन से कट मारो तो MA बॉन्ड और MA बॉन्ड इक्वली बाइसेक्ट हो गए, सुपर इम्पोजेबल इमेजेस बनाएंगे। सो इट हैज़ द प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो जैसे मैंने बताया है, टेट्राहेड्रल हाथ में सेट करो जैसे मैंने बनाया है। आप घर पे बैठे बैठे भी 4 पेन तो होंगे घर पे आपके पास, उनको सेट करके टेट्राहेड्रल की स्ट्रक्चर बना करके यू कैन विजुलाइज। वैसे तो मन की आंखों से देखो, एक इमेजिनेशन में आप तब भी विजुलाइज कर सकते हो। तो इसका मतलब इट डज नॉट शो। A2BC नहीं, दो कोई भी अगर 2 एक जैसे लिगेंड आ गए तो भी नहीं शो करेगा। कैसे? देखिए M A B C, MB और MC वाले बॉन्ड से प्लेन लेके कट मारो, MA इक्वली बाइसेक्टेड, यू हैव गॉट द प्लेन ऑफ सिमेट्री। नो, हाँ ABCD ये शो करेगा। इट विल हैव 2 फॉर्म्स, D एंड L फॉर्म्स। अब ये तो शो करेगा ही ना, ABCD, चारों लिगेंड्स डिफरेंट हैं तो D एंड L फॉर्म्स विल बी देयर। तो अकॉर्डिंगली ये तो शो करेगा, चारों ही डिफरेंट हैं तो कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, तो इट विल शो द ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। जियोमेट्रिकल तो शो ही नहीं करते। अच्छा, ये तो जब थे जब सभी मोनोडेंटेट लिगेंड हैं, बाइडेंटेट लिगेंड भी तो हो सकता है। जरा देखें फिर, कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। मान लो M A सिमेट्रिकल एंड B2,
नहीं, नहीं शो करेगा। क्यों नहीं शो करेगा, जरा देखना, MAA रिंग भी बनानी है, बाइडेंटेट के जो डोनर हैं आपस में रिंग में भी कनेक्टेड होंगे, और बाकी ये B MB बॉन्ड से प्लेन लेके कट मार दो तो MA जो ये बाइडेंटेट लिगेंड्स है इट इज इक्वली बाइसेक्टेड, सुपर इम्पोजेबल इमेजेस बन जाएंगी, तो अकॉर्डिंगली इट विल ऑल्सो नॉट शो। ABC ना, इट विल नॉट शो। B की जगह C कर दो तो भी MC और MB बॉन्ड लेकर के प्लेन से काटोगे तो भी रिंग विल बी इक्वली बाइसेक्टेड। दो इक्वल पार्ट्स में अगर कंपाउंड को बाइसेक्ट कर पा रहे हो किसी प्लेन के थ्रू, तो इट हैज़ गॉट द प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड इट विल नॉट शो द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये वही लॉजिक है जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीखते हो। काइंड ऑफ रिवीजन है ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। इमेजिनेशन तो मोरलेस सिमिलर ही है। अच्छा, बाइडेंटेट लिगेंड्स अगर अनसिमेट्रिकल हो तो AB और ये C2, नो इट विल नॉट शो। हाँ, ये शो करेगा ABCD, yes this will show, it will have the two optical isomers D form and L form. D means dextro, L means levo, so it will show. अच्छा, दो बाइडेंटेट लिगेंड हो, नो इट विल नॉट शो। एक सिमेट्रिकल एक अनसिमेट्रिकल हो, नो इट विल नॉट शो। क्यों सर? MAA रिंग जरूर बना देना। कई बार लगता है कि ये क्यों नहीं शो करेगा। MB और MC वाला जो बॉन्ड है प्लेन में लो, ये रिंग को पूरा प्लेन में ले लो और बाइसेक्ट करो तो MA और MA बॉन्ड्स इक्वली बाइसेक्टेड, इट हैज गॉट द प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो इट विल नॉट शो। हाँ, बट इट विल शो, इट विल शो D and L फॉर्म्स। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। अच्छा, क्वेश्चन ऐसा ना आएगा, कभी ढूंढो कि ऐसा क्वेश्चन तो दिखाई नहीं जहाँ M हो और AB हो। क्वेश्चन तो ऐसा आएगा जैसे समथिंग लाइक कोबाल्ट GLY ट्वाइस +2 का कॉम्प्लेक्स है। बताओ ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा? करेगा, विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, करेगा ये शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्यों शो करेगा? क्योंकि GLY इज अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। GLY माइनस क्या है, ये ग्लाइसिलेट आयन इज अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। आ गई बात समझ में? तो ये शो करेगा। अच्छा, सब कुछ डिफरेंट हो जाए, दोनों अनसिमेट्रिकल हों और दोनों अलग अलग हों, तो फिर तो कोई डाउट ही नहीं है, शो करेंगे। कई बार ये बच्चों को लगता है कि सर ये क्यों शो करेगा MAB वाला, जरा देखना। कई बार लगता है सर कर लेते हैं, काम करेंगे, ऐसे ऐसे काट लो, ए से ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री ले लो, काट दो सर। मैं दूसरा कलर लेके बताता हूँ। ये लो सर, काट लिया प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखो ए से काट लिया, B और B इक्वली बाइसेक्ट होगा, इक्वली बाइसेक्ट होगा, एटम बाइसेक्ट होगा, डोनर एटम बाइसेक्ट हो गया, रिंग बाइसेक्ट नहीं हुई। रिंग आर नॉट इन द सेम प्लेन। रिंग्स भी इक्वली बाइसेक्ट होनी चाहिए, बिल्कुल सुपर इम्पोजेबल इमेजेस रह जाएं, तो इसके अंदर ये कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। नो प्लेन ऑफ सिमेट्री इन इट। कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है इसके अंदर। तो बच्चों ये थे एग्जाम्पल्स, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था। दिस इज इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कई बार। तो इसके अंदर नो प्लेन ऑफ सिमेट्री विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अ केस ऑफ D and L फॉर्म, दो फॉर्म इसकी आएंगी। आ गई बात समझ में? नोट करो पूरी बात को। इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जो दूसरा केस होता है बच्चों, वो होता है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। अब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में
सब कुछ तो प्लेन है, एक ही प्लेन में तो चारों लिगेंड्स आ गए, तो प्लेन ही के अंदर पूरा मॉलिक्यूल आ गया, ना प्लेन के ऊपर कुछ ना नीचे कुछ, तो इट विल ऑलवेज हैव द प्लेन ऑफ सिमेट्री, और प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ऑप्टिकल नहीं शो करेंगे, हाँ ज्योमेट्रिकल शो कर सकते हैं। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस do not show optical isomerism, but may show square planar complexes do not show optical isomerism but may show geometrical isomerism। क्यों? प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेनरी मॉलिक्यूल है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो होगी। अच्छा ठीक है, कितने होंगे वो भी चेक करेंगे। तो जैसे बात करते हैं, मान लो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और कितने हैं वो ब्रैकेट में लिख देंगे, ऑप्टिकल तो होने नहीं है इसमें, ठीक है। मान लो, अच्छा एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आएगा, ये जरूर ध्यान रखना है कि बाइडेंटेट लिगेंड्स के जो डोनर एटम्स हैं वो हमेशा सिस पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं, दे कैन नेवर ऑक्यूपाई द ट्रांस पोजीशन। वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखेंगे इस बात को। डोनर एटम्स ऑफ अ बाइडेंटेट लिगेंड occupies cis position, never trans। ट्रांस पोजीशन कभी ऑक्यूपाई नहीं करते ये। सिस पोजीशन कैसे? जैसे मान लो एथिलीन डाइअमीन है तो M सेंट्रल एटम है, तो एथिलीन डाइअमीन है तो वो ऐसे शो करेगा, या कोई लिगेंड ए है या AB है तो वो ऐसे शो करेगा, ये दिस इज ऑल राइट। ऐसा कभी नहीं होगा ना, 180 डिग्री के अराउंड कभी नहीं आएंगे ये, 90 डिग्री के अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री के आसपास में सिस पोजीशन होगी, वहां आ जाएंगे स्क्वायर प्लेनर में। कहने का मतलब ये हुआ कि जो दो डोनर एटम होते हैं बाइडेंटेट लिगेंड्स के लिए, दे आर कंफर्टेबल टू बी ओरिएंटेड एट अराउंड 90 डिग्री, नेवर एट 180 डिग्री। तो दिस इज रॉन्ग। तो याद रखना, किसी सेंट्रल एटम के अराउंड किसी डोनर एटम बाइडेंटेट लिगेंड के जो दोनों डोनर हैं वो हमेशा सिस पोजीशन ही ऑक्यूपाई करते हैं, ट्रांस पे कभी नहीं आएंगे। ये कहलाएगी ट्रांस। ट्रांस मीन्स अपोजिट। सिस मतलब 90 डिग्री वाले, पास वाले। ट्रांस मतलब अपोजिट। ट्रांस का मतलब ही होता है अपोजिट। अपोजिट मतलब एट 180 डिग्री एंगल फार्दर अवे। ये ट्रांस, ये कहलाती है सिस पोजीशन, ये कहलाती है ट्रांस पोजीशन। तो ट्रांस में कभी नहीं आएंगे। तो याद रखना है, बाइडेंटेट लिगेंड्स के चाहे वो सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल हो, उसके डोनर एटम्स हमेशा सिस पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं, नेवर द ट्रांस पोजीशन। क्लियर? कंपाउंड MA4 नहीं, कौन सा ज्योमेट्रिकल, कुछ नहीं शो करेगा। A3B नहीं, इट विल नॉट शो। क्यों? A3B, B कहीं भी लगा दो, रिपल्शन बिहेवियर वुड बी सेम। A2B2 यस, इट विल शो। हाउ मेनी? 2। दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। जरा दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं तो बना लो एक बार। कौन कौन से इसके दो पॉसिबल हैं। एक तो ये देखो M AA BB, दूसरा M AB AB। सर एक से ही तो हैं ना, एक से ना है, जरा ध्यान देना। यहाँ A के अपोजिट में A है और यहाँ A के पास में A है। यहाँ A के कौन सी पोजीशन पे है? सिस है ये, तो दिस इज सिस आइसोमर एंड दिस इज ट्रांस आइसोमर। क्यों? A के बेसिस पर डिफाइन कर लो। नहीं, आप चाहो तो B के बेसिस पर भी डिफाइन कर सकते हो। दो लिगेंड्स एक जैसे हों या कुछ सिमिलरिटी हो, उसके बेसिस पर डिफाइन कर लेंगे। तो यहाँ A और A अपोजिट हैं, तो सॉरी
यहाँ ए और ए पास पास हैं 90 डिग्री एंगल पर, सिस पोजीशन कहलाती है वो। पास पास वाली पोजीशन सिस, दूर दूर वाली पोजीशन अपोजिट पोजीशन ट्रांस। यहाँ ट्रांस है। मान लो ए लिगेंड बहुत बल्कि हुआ, तो बल्कि लिगेंड जो है वो ज़्यादा रिपल्शन मारता है आजू बाजू के बॉन्ड्स पर, आजू बाजू के लिगेंड्स पर। तो ये अगर बहुत बल्कि हैं तो दूर दूर हैं, तो रिपल्शन काफ़ी कम होगा, सिस्टम विल बी मोर स्टेबल, their boiling point, their viscosity, their enthalpy of vaporization, many of the properties will be affected, density and all that। जबकि यहाँ A और A, अगर A बहुत बल्कि है तो ये दोनों A बहुत पास पास हैं, हैवी रिपल्शन मारेंगे एक दूसरे को, और हैवी रिपल्शन के चलते रिपल्शन विल बी मोर, कंपाउंड विल बी लेस स्टेबल। दोनों कंपाउंड अलग अलग हैं ये। whenever repulsion behavior changes, you say that they are geometrical isomers। तो there are two geometrical isomers Ma2B2। अच्छा, एक तरीका तो ये हुआ जो मैंने समझाया कि आपने दोनों की स्ट्रक्चर बना ली, चेक कर लिया। बट एक और बड़ा अच्छा तरीका है, इनफैक्ट वही तरीका henceforth now onwards you have to follow। क्या? ट्रांसपेयर्स बना के। कैसे ट्रांसपेयर्स? जैसे A2B2 4 लिगेंड्स हैं, तो इसके ट्रांसपेयर्स बनाओ, दो दो लिगेंड्स के पेयर बनाओ। कैसे बनाओगे? AA BB। अच्छा, दूसरा पेयर कैसे बनेगा? AB AB, कॉम्बिनेशन में। AB या BA तो एक ही बात है, इन्हें बोलते हैं टू ट्रांसपेयर्स। दो ट्रांसपेयर्स का मतलब टोटल दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। जितने ट्रांसपेयर्स बन जाएं उतने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि A इज ट्रांस टू A। A ट्रांस A, A ट्रांस A है ये। इसको रीड कैसे करते हैं? ए ट्रांस ए, मतलब ए के अपोजिट में ए, ए के अपोजिट में ए कहाँ है? ये रहा, तो ये पहला वाला ये रहा, देखो। ए ट्रांस बी, ए के अपोजिट में बी, ए ट्रांस बी, ए के अपोजिट में बी, तो ए के अपोजिट में बी, ये वाला सेकंड वाला कौन सा हुआ? ये है, ये रहा। हमने दो ट्रांसपेयर बना लिए। जितने ट्रांसपेयर्स बन जाएंगे उतने ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। थोड़े से बच्चे थोड़े से बैफल्ड रहते हैं थोड़ा सा सुन करके कि क्या कह रहे हैं ये। अभी एक दो एग्जाम्पल और लेंगे, प्रैक्टिस करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि जितने ट्रांसपेयर्स बन जाएंगे उतने ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। और ट्रांसपेयर्स रीड कैसे करते हैं? ए ट्रांस ए, बी ट्रांस बी, मतलब ए के अपोजिट में ए बैठा है, बी के अपोजिट में बी बैठा है, लाइक दैट। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं, यू विल अंडरस्टैंड। तो इसका मतलब Ma2B2 विल शो टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल तो ये शो ही नहीं करते। नोट करो पूरी बात। और जैसे एग्जांपल यहां कंपाउंड ले लेते हैं और यहां ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हैं वो भी ब्रैकेट में लिख ही लेंगे। Ma2BC, द ट्रांसपेयर बनाओ, AABC, ABAC, तो दो बने। इनको भी सिस ट्रांस डिफाइन कर सकते हैं। जैसे पहला वाला बनाओ, दूसरा वाला बनाओ। पहला वाला बनाओगे तो कैसे बनेगा? M A ट्रांस A, ध्यान से देखो, लिखना बंद करो, ध्यान से देखो। A ट्रांस A, B ट्रांस C। दूसरा वाला M, इसको आप देना है, भूलना मत। A ट्रांस B एंड A ट्रांस C। अब जरा ध्यान से देखो, AA सिस पे आ रहे हैं तो सिस आइसोमर, और AA अपोजिट आ रहे हैं 180 डिग्री एंगल पर, तो मतलब ट्रांस आइसोमर। इनका नाम ही ऐसे लिख लेंगे, ट्रांस आइसोमर। तो इस तरीके से दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बने। अब मान लो कुछ A2BC हो गया, ABCD है। यस इट विल शो हाउ मेनी। आप ही बनाओ जरा ट्रांसपेयर्स, कितने बनेंगे इसके? डू इट, फॉर्म द ट्रांसपेयर्स। कितने जरा देखना, ABCD और ACBD और ADBC
बी सी। इस तरीके से अगर इनको स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसका मतलब ये 3 बन गए हैं, 3 ट्रांसपेयर्स, इसका मतलब 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। ऐसे कंपाउंड के 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे और ये स्ट्रक्चर ऐसे बनाओगे एम ए बी सी डी, एम ए सी बी डी, एम ए डी बी सी। तो इस तरीके से ये हो गया है। अब बात आती है सर इनका नॉमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे? क्या सिस ट्रांस यूज़ कर सकते हैं? नहीं, सिस ट्रांस तो वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हों और कोई ना कोई एक पैटर्न निकल के आ रहा हो 2 लिगेंड्स के बेसिस पर, किसी पर्टिकुलर लिगेंड के बेसिस पर। अब यहाँ तो 3 आइसोमर बन रहे हैं, तो सिस ट्रांस तो नहीं, कुछ और। तो किसी भी ए बी सी डी में से किसी को भी रेफरेंस बना लो। मान लो ए को रेफरेंस बना लिया तो इसे बोलोगे ए ट्रांस, टी लिख दिया, टी मतलब ट्रांस, ए ट्रांस बी आइसोमर। यहां भी ए रेफरेंस बनाओ, अगर पहले में ए बनाया है तो क्या बोलोगे? ए ट्रांस सी आइसोमर। यहां क्या बोलोगे? ए को रेफरेंस बनाओगे तो ए ट्रांस डी आइसोमर। सो ये नॉमेनक्लेचर हम फॉलो कर सकते हैं। इस तरीके से आप बोलते हो कि एम ए बी सी डी चारों मोनोडेंटेट लिगेंड हो, चारों डिफरेंट हों, तो 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। दैट वी हैव रिटन। ट्रांसपेयर्स बनाओ, लाइफ इज इजी। ट्रांसपेयर बना डाला तो लाइफ जिंगा लाला। आई बात समझ में? अच्छा, ये तो मोनोडेंटेट लिगेंड थे। चलो बाइडेंटेट के एग्जांपल्स देखते हैं। कंपाउंड और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। कंपाउंड मतलब एम ए बी टू। नो इट विल नॉट शो। क्यों ट्रांसपेयर बनेगा? ये एक ही ट्रांसपेयर बनेगा, मतलब कौन? ए बी। बस यही नहीं, ए नहीं आ सकते, ये संभव नहीं है। ए बी बी, नो, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। क्यों? ये तो बन जाएगा, तो इसका मतलब ज्योमेट्रिकल शो ही नहीं करता, ये सिंगल कंपाउंड है। ये तो ठीक है, ये तो ऐसे बन गया एम ए ट्रांस बी, ए ट्रांस बी। और ए की रिंग भी तो बनानी है, कनेक्ट भी तो होने हैं, बाइडेंटेट है, तो ये तो ठीक है। जरा ये बनाने की कोशिश करना। एम ए ट्रांस ए बी ट्रांस बी और ये रिंग। आपको तो पता है बाइडेंटेट लिगेंड के डोनर कभी भी ट्रांस पोजीशन पर नहीं आ सकते, तो दिस इज रॉन्ग। डू नॉट एग्जिस्ट या डज नॉट एग्जिस्ट, गलत है, ये होता ही नहीं। तो इसका मतलब ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। बट अगर ये बी सी हुआ तो भी नहीं, ए बी ए सी, नो इट विल नॉट शो। हाँ, अगर मान लो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है तो भी नहीं, ए सी बी सी, नहीं, ये भी नहीं शो करेगा। बट अगर एक बाइडेंटेट है और सभी लिगेंड्स डिफरेंट हैं तो इट विल हैव ए सी बी डी, ए डी बी सी। सो यस, इट विल शो 2। तो इट विल हैव 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। कब? जब एक बाइडेंटेट हो और 2 मोनोडेंटेट लिगेंड्स हों। ये क्यों नहीं शो करेगा? एक ही ट्रांसपेयर बन रहा है। एक ही ट्रांसपेयर मतलब वो सिंगल कंपाउंड है, उसका कोई भाई बहन नहीं है, कोई आइसोमर नहीं है। क्लियर? नोट करेंगे। अब दोनों ही बाइडेंटेट लिगेंड्स हों, देन हाउ टू डू? दोनों ही बाइडेंटेट लिगेंड्स हों, बोथ बाइडेंटेट लिगेंड्स मतलब जैसे मान लो एम ए ट्वाइस, तो नहीं, ये तो ए नहीं, ए की तो पोजीशन है, नो ज्योमेट्रिकल। बट कई बार बच्चे पूछते हैं सर ये क्या कर दिया आपने, ए के अपोजिट में ए ले आए, आपने तो मना करा था। अरे तो भैया सुनो, ये वाला ए पहले लिगेंड का है और ये दूसरे लिगेंड का है, फर्स्ट लिगेंड का और ये दूसरे लिगेंड का, ऑफ फर्स्ट लिगेंड और ये वाला है ऑफ सेकेंड लिगेंड। तो ये अलग अलग लिगेंड के हैं। सिचुएशन वुड बी लाइक दिस, एम ए ऐसे हैं भैया, ये ऐसे हैं, ये
पहला वाला ए पहले लिगेंड का, दूसरा वाला ए दूसरे लिगेंड का, क्योंकि दो बाइडेंटेड लिगेंड है इसलिए। समझ गए? तो ठीक तो है। अच्छा एम दोनों ही बाइडेंटेड हैं, ए बी सी, नहीं ये भी शो नहीं करेगा। क्यों? ट्रांसपेयर एक ही बनेगा, ए बी ए सी, और कोई है ही नहीं। हाँ एम ए बी ट्वाइस, इसके बनेंगे दो। कैसे? ए बी बी ए बी। यस। अब बच्चे फिर बोलते हैं कई बार कि सर आपने ए बी कर दिया, ए ट्रांस बी तो आ ही नहीं सकता। अरे भैया ये पहले लिगेंड का है और ये दूसरे लिगेंड का है, तो चलेगा। एक ही लिगेंड के नहीं है दोनों, तो इनके स्ट्रक्चर बनाओगे तो वुड बी लाइक दिस। जब देखना एम ए बी बी, और लिगेंड तो ए बी है ना, तो ए बी कनेक्टेड हो गया। ठीक। दूसरा वाला एम ए बी और ये बी ए। सर सेम ही तो है? सेम नहीं है, ए के अपोजिट में ए के अपोजिट में बी। रिपल्शन बिहेवियर इज डिफरेंट, रिपल्शन बिहेवियर इज डिफरेंट। तो ये कहलाएगा ट्रांस आइसोमर और ये कहलाएगा सिस आइसोमर। इस तरीके से आप बोल सकते हो कि ए पास पास हैं या दूर दूर हैं। तो बच्चों ये तरीका था। और यदि ये वाला है एम ए बी सी डी, तो समझ में आती है बात। सी डी कैपिटल, दोनों ही बाइडेंटेड हैं और दोनों डिफरेंट हैं, अनसिमेट्रिकल। तो ए सी पी डी, ए डी बी सी। यस इट विल शो टू। दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। प्रैक्टिस करें, रफ कॉपी लेकर के ये कॉपी बंद कर दें और दिमाग लगा करके ट्रांसपेरेंस बनाने की कोशिश करें, इमेजिन करें, नहीं तो ड्रॉ करके स्ट्रक्चर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक बार ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले समझ में आ गए तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आसान हो जाएंगे। वरना कोऑर्डिनेशन 6 वालों में ट्रांसपेरेंस बनाने में कुछ दिक्कत शुरू में थोड़ी सी आती है। शुरू में पढ़ते जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैं फिर कह रहा हूँ, जेई मेन हो या जेई एडवांस्ड, खासकर जेई एडवांस्ड में आइसोमरिज्म प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन एग्जाम। क्वेश्चंस आइसोमरिज्म से खूब जम के हर साल आते हैं। तो बच्चों ये था आइसोमरिज्म, स्टीरियो आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4। दोनों पढ़ लिए हमने, टेट्राहेड्रल एज वेल एज स्क्वायर प्लेनर। अब बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की। नोट करो यहां तक की बात बच्चों। अब बात करेंगे हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, दे कैन शो ऑप्टिकल एज वेल एज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल चेक करते हैं, हमने एक तरीका भी सीखा है ट्रांसपेयर्स बना के, और बड़ा आसान और बड़ा कन्वीनियंट तरीका है। इसमें कोई मिस आउट होने के चांसेस नहीं हैं कि किसी के आइसोमर्स 5 हैं तो 4 ही रह गए, बना नहीं पाए। तो बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अच्छा, यहाँ पर दे मे शो बोथ, मे शो बोथ ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। दोनों तरह की आइसोमरिज्म यहाँ शो की जा सकती है, ज्योमेट्रिकल एज वेल एज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। जैसे वही टेबल बना करके समझते हैं। कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में ब्रैकेट में लिख दूंगा। ऑप्टिकल के लिए अलग से लिख देंगे, कौन ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कौन ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। यहीं पे लिख देंगे नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, GI। अच्छा, जैसे MA6 है, ए मतलब छोटा ए मतलब मोनोडेंटेड लिगेंड, सभी सेम हैं, किसी को भी चेंज करो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। नो इट विल नॉट शो, इट विल नॉट शो मतलब ऐसे लिख दो, विल नॉट शो मतलब एक ही ट्रांसपेयर बनेगा, इसका ट्रांसपेयर बनाओगे। अच्छा 6 लिगेंड्स हैं तो ट्रांसपेयर में मतलब ट्रांस में कौन आएगा, तो दो लिगेंड्स मिलाकर के ट्रांसपेयर बनते हैं। तो ए इसका मतलब है ए ट्रांस ए ट्रांस ए ट्रांस ए। ट्रांस का मतलब अपोजिट, 180 डिग्री एंगल 180। अच्छा MA5B, नहीं ये भी नहीं शो करेगा, क्यों? ए ट्रांस ए ट्रांस बी,
नहीं, ये भी शो नहीं करेगा। एक ही अगर ट्रांसपेयर बन पा रहा है तो इसका मतलब उसका कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा, वो सिंगल कंपाउंड है। हाँ, ये शो करता है MA4B2। कैसे? इसके दो ट्रांसपेयर बन पा रहे हैं। कैसे कैसे? AA एंड BB। दूसरा AA AB AB। देखो दो अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं, ये रिपल्शन बिहेवियर अलग अलग होगा। तो यस इट शोज। एंड हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स? 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। एक बार इनके स्ट्रक्चर ही बनाओ। जैसे पहला वाला देखो, बनाई कैसे? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो M सेंट्रल एटम, तो सिचुएशन तो ऐसी ही होंगी। यही तो होता है ऑक्टाहेड्रल में, म्यूचुअली 90 डिग्री एंगल्स पर बॉन्ड्स होंगे। तो A ट्रांस A, B ट्रांस B। इसको समझने के लिए जैसे ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में स्क्वायर बाइपिरामिडल भी बोलते हैं, तो ये स्क्वायर बेस बना लिया हमने, और सेंट्रल स्क्वायर के सेंटर पर सेंट्रल एटम M है, एक बॉन्ड ऊपर MB, एक बॉन्ड नीचे MB। बिल्कुल ऐसे ही। तो जैसे ये डिजिटल बोर्ड है, इस बोर्ड में MA बॉन्ड आ गए, तो MB बॉन्ड एक आपकी तरफ और एक MB बॉन्ड इस बोर्ड के पीछे चला गया। तो ये है, देखो। अच्छा, दूसरा वाला बनाओ तो कैसे बनाओगे? M देखना, AA AB AB, ये अरेंजमेंट बन गया। अच्छा, यहां जरा देखना, डिफाइन कैसे करेंगे, नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? सिस एंड ट्रांस चलेगा इसमें। कैसे? 2B एकदम अपोजिट हैं तो ये ट्रांस आइसोमर हो गया, और यहां 2B 90 डिग्री एंगल है, यहां से देखो ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये सिस आइसोमर हो गया। तो 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन रहे हैं, तो ये हमने बना भी लिए। और ट्रांसपेयर्स बड़ा आसान तरीका है टू फाइंड आउट हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स विल बी देयर। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स केस आएगा, ये तो आसान से केस हैं, थोड़े से कॉम्प्लेक्स केस आएंगे अभी, लेंगे अभी। तो वहाँ तो एक ही रास्ता बनता है, बना के नहीं देखोगे, कुछ भी मिस आउट हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। और जेईई एडवांस में समवेयर अराउंड 2015 में आज द क्वेश्चन, जेईई एडवांस में 2015 में यही क्वेश्चन आया हुआ है कि इसके कितने आइसोमर्स टाइप से होंगे। तो आसान क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था, बट अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर होनी चाहिए। अच्छा, कई बार ये भी बात आती है कि सर आपने ऊपर लिखा था कि ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों ही शो कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म तो जब ही शो करेगा जब प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो, जरा देखना इन दोनों में देख लो, ये वाले केस में, दिस इज इंपॉर्टेंट केस, जरा देखना इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये स्क्वायर बेस, ये जो स्मार्ट बोर्ड या डिजिटल बोर्ड है, इसमें MA बॉन्ड आ गए, इससे कट मार दो, यही प्लेन ले लो, तो एक MB बॉन्ड और एक बैक साइड में MB बॉन्ड इक्वली बाइसेक्टेड, इट हैज गॉट द प्लेन ऑफ सिमेट्री। सुपर इंपोजेबल इमेजेस आ जाएंगी। नो, डज नॉट शो द ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, नो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। यहाँ भी ढूंढ सकते हो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। कैसे? ऐसे ले लो, देखो ऐसे एक प्लेन काट लो, ऐसे इस टाइप से। कैसे? इस डिजिटल बोर्ड में MB ये है, और एक MA बॉन्ड आपकी तरफ, एक MB बॉन्ड इस बोर्ड के पीछे। तो ऐसे कट करो, ऐसे कट करोगे तो MB बॉन्ड, MA बॉन्ड, और ये जो अंगूठा मैं दिखा रहा हूँ थंब, वो एक MA बॉन्ड था, MA बॉन्ड, और एक पीछे बैक साइड में MB बॉन्ड, उससे बाइसेक्ट हो गया प्लेन के अंदर, बाइसेक्ट हुआ तो MA बॉन्ड और MA बॉन्ड इक्वली बाइसेक्टेड, सो इट हैज गॉट द प्लेन ऑफ सिमेट्री। आई एम शोइंग दे मे हैव द मल्टीपल प्लेन्स ऑफ सिमेट्री। यही प्लेन ऑफ सिमेट्री, यही प्लेन ऑफ सिमेट्री है जो मैंने बताई है। मल्टीपल प्लेन्स ऑफ सिमेट्री आर देयर, सो नन ऑफ देम विल शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ऑप्टिकली इनएक्टिव है ये। थोड़ा प्रैक्टिस भी करेंगे, रफ कॉपी लेकर के बना के देखेंगे ट्रांसपेयर्स, थोड़ा इमेजिन भी करेंगे कि किस तरीके से उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढते हैं, और हम ऑप्टिकली एक्टिव कहें या नहीं कहें, दैट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। नोट करो, इसके बाद के और भी केसेस लेंगे। नेक्स्ट केस लेट अस टेक MA4BC। ये केस भी ट्रांसपेयर्स बनाओ तो AA
एंड बी सी, ए बी ए सी। तो इसका मतलब यस, दो ट्रांसफर बन रहे हैं, तो बोथ आर देयर आर टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बट बोथ ऑप्टिकली इनएक्टिव, बोथ इनएक्टिव। अच्छा, अगर 6 के 6 ऑल 6 लिगेंड्स अगर मोनोडेंटेट लिगेंड्स हों तो एक और बड़ा आसान तरीका है ऑप्टिकली एक्टिव चेक करने का। क्या? जो ट्रांसपेस लिखते हैं, अगर उसमें एक ब्रैकेट के अंदर दो लिगेंड्स एक जैसे आ गए तो सिमेट्री आ गई, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। या दो ग्रुप एक जैसे आ गए, दो ब्रैकेट एक जैसे आ गए, इसका मतलब तो भी सिमेट्री आ गई, तो भी वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ऑप्टिकली एक्टिव जब ही होगा जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ब्रैकेट के अंदर दो लिगेंड्स या तो सारे डिफरेंट हों और कोई भी दो ब्रैकेट सेम ना हो। आएंगे ऐसे केसेस, लेंगे इस बात को। ये पहचान है, ये एक तरीका है कि बगैर स्ट्रक्चर चेक करे, बगैर प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करे, अगर 6 के 6 मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं, बाइडेंटेट में थोड़ा चेंज हो जाता है कॉन्सेप्ट, क्योंकि वहाँ रिंग भी तो इन्वॉल्व होती है, रिंग ऑल्सो नीड बी इक्वली बाइसेक्टेड, तो वहाँ नहीं। मगर 6 के 6 अगर मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं तो ब्रैकेट के अंदर कोई भी लिगेंड अगर दो सेम हो गए तो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई उसमें, या फिर दो ब्रैकेट सेम हो गई तो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट केस, वेरी इंपॉर्टेंट, MA3B3। A3B3 एक स्पेशल इंपॉर्टेंट केस है, एनसीईआरटी ने बड़े जोर शोर से कहा है इसके बारे में। दो तरह के लिगेंड्स हैं, तीन ट्रांसपेस बनाओ, ए बी बी ए बी ए बी ए बी ए बी। प्रैक्टिस से बनाओगे तब तक तो बनाना आ गया होगा आपको। तो यस, इट शोज हाउ मेनी टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। एक बार इनको बना भी लो स्ट्रक्चर, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनका नॉमेनक्लेचर भी इंपॉर्टेंट है। सिस ट्रांस नहीं चलता इसमें, कुछ डिफरेंट है। क्या है, बनाते हैं एक बार। जरा देखना, M A B B A B, ठीक है। दूसरा वाला M A B A B A B, इस टाइप से। हाँ, देखो यहाँ पर दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं और ऑप्टिकली एक्टिव है नहीं है। क्यों ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है? ब्रैकेट के अंदर दो लिगेंड्स एक जैसे हो गए, सिमेट्री आ गई, ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहाँ दो ब्रैकेट एक जैसे हो गए, देखो दो क्या तीनों एक जैसे हैं, तो इसका मतलब बोथ इनएक्टिव, कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, तो इनएक्टिव है ये, ठीक है। नाम कैसे करें? इनका नाम यूज करते हैं मेरिडियनल आइसोमर एंड फेशियल आइसोमर। फेशियल आइसोमर कौन सा, मेरिडियनल कौन सा? जरा ध्यान से देखो, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टा मीन्स व्हाट, 8, हेड्रल मीन्स फेसेस, 8 फेसेस। अगर ध्यान से देखो तो 8 फेसेस हैं यहाँ, एक इस टाइप से, इस टाइप से। तो जैसे स्क्वायर बेस पर एक पिरामिड ऊपर, तो 4 फेस ऊपर और 4 फेस नीचे, ये ऑक्टाहेड्रल की स्ट्रक्चर है। बच्चों को केमिकल बॉन्डिंग के बेसिस पे ये बात पता होती है। ऑक्टाहेड्रल मीन्स, ऑक्टा मीन्स 8 और हेड्रल मीन्स फेसेस। टेट्राहेड्रल, टेट्रा मीन्स 4, हेड्रल मीन्स फेसेस। टेट्राहेड्रॉन में 4 फेसेस होते हैं, ट्राइंगुलर फेसेस, और यहाँ ऑक्टाहेड्रल में 8 फेसेस होते हैं। स्क्वायर बेस पर 4 फेसेस से फेस ऊपर ट्राइंगुलर और 4 ट्राइंगुलर फेसेस नीचे। Out of the 8 triangular faces in octahedron structure, octahedral structure, अगर 2 faces ऐसे हैं जिनके vertices are occupied by the same ligands, then it is facial, otherwise meridional। तो ये facial isomer है। और शॉर्ट में FAC आइसोमर। तो कॉन्सेप्ट क्या निकला? कॉन्सेप्ट ये निकला कि आउट ऑफ 8 ट्रायंगुलर फेसेस इन octahedron, if 2 faces have
their vertices occupied by the same ligands, then it is facial, or and if not, then it is meridional isomer. और शॉर्ट में MER आइसोमर, मर आइसोमर या मेरिडियनल आइसोमर। सुनो सुनो सुनो, MA3B3 वाले केसेस में बड़ा स्पेशल केस है। MA3B3 वाले केसेस में दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, ऑक्टाहेड्रॉन स्ट्रक्चर में 8 ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं विच आर ऑक्यूपाइड बाय द लिगेंड्स। 8 में से अगर 2 ट्रायंगुलर फेसेस ऐसे हैं विच आर ऑक्यूपाइड बाय द सिमिलर लिगेंड्स, मतलब हर ट्रायंगुलर फेस पर सेम लिगेंड्स हों। एक ट्रायंगुलर फेस दिख रहा है यहाँ, व्हाइट कलर का ट्रायंगल बना रखा है मैंने, दे आर ऑक्यूपाइड बाय द A। दूसरा वाला ट्रायंगल इज ऑक्यूपाइड बाय द B, मतलब हर ट्रायंगल ऑक्यूपाइड बाय द सेम लिगेंड्स। सेम का मतलब ऐसा नहीं है कि ये A है तो ये भी A हो ना, ट्रायंगल के जो फेसेस हैं दे शुड बी ऑक्यूपाइड बाय द सेम लिगेंड्स। अगर ऐसे 2 फेसेस होते हैं तो उसे बोलते हैं फेशियल। यहाँ ऐसा कोई फेस नहीं है जहाँ पर तीनों वर्टाइसेस सेम लिगेंड्स द्वारा ऑक्यूपाइड हों, तो दिस इज कॉल्ड मेरिडियनल आइसोमर, MER आइसोमर। NCERT ये बहुत अच्छे से दिया हुआ है, NCERT से भी एक बार देख सकते हैं। मैं तो हमेशा से ही कहता हूँ कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज क्वाइट इंपॉर्टेंट टू बी स्टडीड फ्रॉम NCERT, पर्टिकुलरली JEE मेन पॉइंट ऑफ व्यू। JEE मेन तो आजकल NCERT में से ढूंढ ढूंढ के स्टेटमेंट निकाल के क्वेश्चन पूछते हैं, तो बच्चों को NCERT स्पेशली पढ़नी चाहिए केमिस्ट्री में, और उसमें भी खासकर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो फेशियल आइसोमर वो जहाँ पर 2 ट्रायंगुलर फेसेस ऐसे मिल जाएं जिनके वर्टाइसेस आर ऑक्यूपाइड बाय द सिमिलर लिगेंड्स, देन इट इज फेशियल, अदरवाइज इट इज मेरिडियनल आइसोमर। दोनों ही ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं। और देखते हैं, चलो मान लो इस तरह का केस ले लें, MA3B2C, नंबर ऑफ ट्रांसपेस बनाओ, AA, थोड़ी प्रैक्टिस से बनते हैं ये, AB BC, AA BB AC, AB AC, यही बने 3। तो यस देयर आर 3 एंड ध्यान दो, 2 लिगेंड्स एक से आ गए ऑप्टिकली इनएक्टिव, 2 लिगेंड्स एक से आ गए ऑप्टिकली इनएक्टिव, 2 ग्रुप एक जैसे हो गए ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑल इनएक्टिव। 3 बने, बना के देखो, 4 बन रहे हैं तो 4 बनाओ, चौथा बनेगा नहीं, इट विल रिपीट विद एनी ऑफ देम। अच्छा, AB लिखो या BA लिखो, AB लिखो या BA लिखो, वो एक ही बात है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। तो चेक कर लो एक बार, और तो नहीं बन रहे, AA फिर AB BC, AA BB AC, AB AC। नेक्स्ट केस कम्स आउट टू बी A3BCD। हाँ, इसके बनाओ जरा ट्रांसपेयर्स, बनाओ, स्क्रीन को पॉज करो और बनाओ ट्रांसपेयर्स, जरा देखें तो सही कितने ट्रांसपेयर्स बना पाओगे, उतने ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। डू इट। हाँ देखो, AA AB CD, AA AC BD, AA AD BC, यही हुआ ना। हाँ, AA फिर ABCD AC BD AD BC, बिल्कुल, एंड देन AB AC AD। 4 बन पाए, मेरे से तो 4 ही बन पाए, आपसे भी 4 ही बने होंगे, तो यस इट हैज 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। बट ध्यान दो, इनएक्टिव इनएक्टिव इनएक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव है ये, क्यों? कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री।
कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है। दो लिगेंड्स एक जैसे नहीं हैं, एक जैसे नहीं हैं, एक जैसे नहीं हैं, दो ग्रुप भी एक जैसे नहीं हैं, तो अनसिमेट्रिकल है ये पूरा का पूरा, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो इसका मतलब टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो गए? टोटल स्टीरियो आइसोमर्स बताओ कितने? 4 ज्योमेट्रिकल हैं, 4 में से 3 ऐसे हैं जिनका ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं है, तो 3 तो ये हो ही गए, प्लस चौथे वाले के 2 फॉर्म हैं, 2 और चौथे वाले के डी एंड एल फॉर्म्स। तो डी एंड एल फॉर्म्स आर देयर, तो टोटल 5 हो गए। 5 स्टीरियो आइसोमर्स हैं बच्चों, 3 ज्योमेट्रिकल हैं, ज्योमेट्रिकल तो टोटल 4 हैं, बट चौथे वाले के 2 फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं, डी फॉर्म एंड एल फॉर्म। तो इफेक्टिवली टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स विल बी 5। सो यू विल हैव टू कैलकुलेट लाइक दिस। टेबल को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे जैसे M, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस, M A2 B2 C2, वेरी इंपॉर्टेंट। तरीका वही है, ट्रांसपेस बनाओगे, ट्रांसपेस जितनी एफिशिएंटली बना पाओगे और अंडरस्टैंडिंग से बनाओगे, हैप्पीनेस इतनी बढ़िया आएगी, कॉन्फिडेंस आपका खूब बढ़िया हो जाएगा इन आइसोमेरिज्म। स्क्रीन को पॉज करके जरा ट्रांसपेस बनाओ तो सही इसके, डू इट। कितने बने? 4, 5, 6। देखते हैं, बनाओ ट्रांसपेस। ए बी बी सी सी, ए बी सी बी सी, बी बी ए सी ए सी, सी सी ए बी ए बी, ए बी बी सी ए सी। 5 बन पाए। मुझे तो प्रैक्टिस है, मैं तो इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे प्रैक्टिस है। आपसे इतनी जल्दी नहीं भी बन रहा हूँ तो इट्स नॉर्मल। आप भी 2-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आप भी मुझसे इनफैक्ट यू विल बिकम फास्टर देन मी। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन, मुझे तो याद है, प्रैक्टिस है, तो इसलिए बना देता हूँ। आपको थोड़ा समय लगेगा, पहली बार पढ़ रहा हो ना। पहली बार मैंने पढ़ा था तो मुझे भी समय लगा था, 2-3 बार बना के देखे थे मैंने। इट इज़ वे बैक सम 17-18 ईयर्स बैक। तो इसलिए इतना घबराने की बात नहीं होती। 5 बने हैं तो यस, 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, बट ऑप्टिकली एक्टिव कौन है? सेम आ गए? नहीं। सेम आ गए? नहीं। सेम आ गए? नहीं। सेम आ गए? नहीं। यस, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, 5वां वाला। ना तो कोई ग्रुप सेम है ब्रैकेट और ना ही कोई 2 लिगेंड्स सेम है विद इन ए ब्रैकेट, एक्टिव। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल स्टीरियो आइसोमर्स वुड बी इक्वल टू 4 तो वो हैं जिनका कोई ऑप्टिकल नहीं है और 5वें के 2 फॉर्म हैं डी एंड एल फॉर्म्स। तो इसका मतलब टोटल 6 आइसोमर्स आते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स आर 6। यहां तक के इंपॉर्टेंट केसेस थे। इसके बाद में भी कुछ केसेस हैं, डायरेक्टली याद कर लो, वो ऐसे डायरेक्टली इंपॉर्टेंट नहीं होते। जैसे M A2 B2 CD, इसके टोटल नंबर 6 होते हैं। 6 में से 2 एक्टिव हैं एंड 4 इनएक्टिव हैं। तो टोटल स्टीरियो कितने हो गए? टोटल स्टीरियो हो गए 4 + 4 डी एंड एल फॉर्म्स, टोटल 8। ऐसे ही नेक्स्ट A2 B C D E, इसके टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होते हैं वो 9 होते हैं। 9 में से 6 एक्टिव हैं, 3 इनएक्टिव हैं। तो इसका मतलब टोटल स्टीरियो कितने हो गए? टोटल स्टीरियो 3 तो इनएक्टिव हैं ही और 6 के 12 हो गए। हर एक का डी एंड एल फॉर्म, डी एंड एल फॉर्म, डी एंड एल फॉर्म एंड सो ऑन, तो टोटल 15। लास्ट, सभी लिगेंड्स मान लो डिफरेंट हों तो A B C D E F, टोटल 15 होते हैं ज्योमेट्रिकल, ऑल एक्टिव। ऑल एक्टिव का मतलब हर एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के 2 फॉर्म होंगे डी एंड एल फॉर्म्स। तो टोटल स्टीरियो कितने हो गए? टोटल स्टीरियो आइसोमर्स बिकम 15 × 2 30। ऑल आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो बच्चों ये टेबल जरूर याद रखें, खासकर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर। आ गई बात समझ में? अच्छा नहीं, अभी तो कंप्लीट थोड़ी हुआ है, अभी तो ये
वो केसेस हैं जहाँ पर सभी 6 के 6 लिगेंड्स मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं। बाइडेंटेट के कुछ एग्जाम्पल आएंगे। बाइडेंटेट में सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल वाले भी कुछ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस लेंगे, और एक हेक्साडेंटेट लिगेंड वाला भी एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट ऑल्सो वी शैल टेक। अब आज तो चलो बस यहीं स्टॉप करते हैं। बचा हुआ थोड़ा सा पोर्शन ऑफ हाफ एन आवर समथिंग लाइक दैट इज देयर, दैट वी शैल फिनिश इन द नेक्स्ट lecture. That's it for now.